अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज दे रहे हैं। आज के इस सेशन में कराची से हमारे गेस्ट हैं दिलीप कुमार साहब। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बॉडी एक्सपर्ट सीएमटी के और बाय प्रोफेशन क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट एंड मैनुअल थेरेपिस्ट। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच दिलीप कुमार साहब कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। Welcome, Salam. Thank you so much, Humayun Kamran, for inviting me. And I must appreciate कि आप भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपका अपना प्लेटफॉर्म है लिटिल प्योर साउल के नाम से, एंड यू आर डूइंग ए वेल गुड जॉब। और इस ब्लेसिंग मंथ में इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि जिस जहाँ पे बच्चों को एक नेमत, औलाद को जो है नेमत माना जाता है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा, आप लोग एक काम कर रहे हो, हम भी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। सो दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। राइट। तो दिलीप कुमार साहब, हमें सबसे पहले हम यही इंट्रोडक्शन चाहेंगे कि बॉडी एक्सपर्ट सीएमटी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पर मौजूद हैं और कब से ये काम कर रहे हैं, और आपने नया सेक्शन भी जो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्पेशल नीड्स बच्चों के, उसके बारे में हमें बताइए। इस इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम आगे चलते हैं। जरूर। कामरान सर, बॉडी एक्सपर्ट सीएमटी एक कंप्लीटली रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और ये दो तलवार पे जो शॉपिंग प्लाजा उसके फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस नंबर 113 है। मैं थोड़ा सा मुतारिफ इसके हवाले से कराऊंगा। ये अभी हमने 2023 में इसको लॉन्च किया है। कंप्लीट रिहेब सेंटर हम इसको क्यों कहते हैं कि रिहेबिलिटेशन में जितने भी कंसल्टेंट डॉक्टर्स आ जाते हैं, दे ऑल आर अवेलेबल, स्पेशल रिलेटेड टू द फीस, बच्चों से रिलेटेड। कैसे? जैसे कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, लाइक फिजिकल थेरेपी, मैनुअल थेरेपी जो कि मैं बाय प्रोफेशन खुद हूँ, कैरोप्रैक्ट टेक्निक्स, ड्राई नीडलिंग, फीट से वाबस्ता हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियल थेरेपी, एबीए, सेंसरी इंटीग्रेशन, और एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो जितनी भी रिहैब की सर्विसेज के लिए दरकार होते हैं कंसल्टेंट और एक्सपर्ट्स, दे ऑल आर अवेलेबल इन अ सिंगल वन अम्ब्रेला टर्म, दैट इज द बॉडी एक्सपर्ट सीएमटी। राइट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब आप कहते हैं कि ये डिफरेंट सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो अगर मैं स्पेशल नीड्स या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों या बड़ों की बात करूं, तो किन किन चैलेंजेस और किस एज ग्रुप को आप फोकस करते हैं? सर, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। राइट नाउ हम जो डील कर रहे हैं, हमारे पास तकरीबन 8 से 10 क्लाइंट्स हैं इन 2 माह में। जो ये फेब में लॉन्च हुआ था, तो 10 क्लाइंट्स में हमारे पास जो बच्चा है वो 1 ईयर से लेके राउंड अबाउट 15 ईयर तक भी हमारे पास है, जिनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी चल रही है। लेकिन अगर मैं एडोलेसेंस की बात करूं, तो एडोलेसेंस में हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और जिस तरह मैम शाहताज हैं, वो एडल्ट की क्लिनिकल साइकोलॉजी भी करती हैं। तो हमारे पास मतलब दोनों एज ग्रुप मोस्टली टारगेटेड जो है बिलो 20 है, लेकिन वाहिद क्लिनिकल साइकोलॉजी है जो कि डील कर रही है अबो अबो 20 ईयर से। राइट। अच्छा, अगर ये मैं पूछ सकूं आपसे कि ज़्यादातर आपके जो क्लिनिकल सेटअप है, तो उसमें ज़्यादातर हमने ये देखा है कि 1-to-1 सेशंस पे ज़्यादा फोकस होता है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा ही है या कुछ और ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन आपका? नहीं, डिफरेंट है। 1 to 1 सेशन नहीं है। 1 to 1 सेशन, अब जैसे रिसेंटली हमने 15 या 16 रोजे को हमने क्या किया था कि एक फ्री पेरेंटल सेमिनार रखा था, जिसमें हमने फ्री कंसल्टेशन दी थी, एंड ऑल द कंसल्टेंट को हमने बुलाया था और फ्री। अब वो एक सेशन हो गया, 1 to 1 इन पर्सन हो गया। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें, तो वी हैव अ टेली थेरेपिस्ट आल्सो, नंबर 1। और नंबर 2, उसके बाद जब पेशेंट सेटिस्फाई हो जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी कंसल्टेंट से, फिर वो इनरोल्ड भी हो जाता है। तो हमारे पास इन पर्सन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबिलिटी भी हैं। और रही बात इन पेशेंट, अगर करीब का है, डिफेंस का है, क्लिफ्टन का है, 2 तलवार 3 तलवार, लेट सपोज, तो वो इनरोल्ड भी हो जाता है। तो कुछ क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे हैं, वो दूर से भी आ रहे होते हैं, तो वो एक सेशन लेके भी जाहिर सी बात अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर हम फीजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो इस रमजान में हमने एक पैकेज निकाला था कि जितने भी एक्सपर्ट्स हम हमें हमें चार्ज कर रहे हैं, हमने फीस उनकी 50% कर दी। अगर कोई फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही, हमने 50 कर ली। तो बहरहाल बोथ मोड ऑफ ऑपरेशन आर अवेलेबल। राइट। और जब आप यहाँ पे बच्चों के साथ जब डिफरेंट थेरेपीज दे रहे हैं, तो उस वक्त सेशंस जो हैं, 1-to-1 सेशन हो रहा होता है या ग्रुप सेशंस की भी उसमें फॉर्मुलेशन आप करते हैं, या ज्यादा फोकस
जो एक थेरेपिस्ट एंड एक क्लाइंट, बच्चा या बड़ा जैसे भी है, तो उस पर ज्यादा फोकस हो रहा होता है। कैसे काम करने का मोड का मैं पूछना चाह रहा हूँ। ओके सर, गॉट इट। सर उस पे दो चीजें, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो जिस तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो वन टू वन को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाती है कि वी हैव अ शॉर्ट लेक ऑफ टाइम, जिस तरह रमजान में हमने कंसल्टेशन जो वन टू वन थी 45 मिनट से कम करके 30 मिनट्स कर ली, तो जो हम चार्ज करते हैं लेट सपोज वो वन टू वन के होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की है, उसमें चांसेस हैं कि हम 2 से 3 बच्चों, लेकिन अगेन वो कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज वी प्रेफर वन टू वन। हमने जो पेशेंट से चार्जेस लिए हैं, बच्चे से, उनके पेरेंट्स से, वो एक सेशन के लेट सपोज, तो उसमें सिर्फ एक सेशन, एक सिर्फ जो पर्सन है और कंसल्टेंट है वो ही होते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपका ये सेटअप बहुत ज्यादा पुराना नहीं है अभी, और डिफरेंट थेरेपीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट पूरी टीम है आपके पास। तो हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ वेल इक्विप्ड इज योर सेंटर एज फार एज इक्विपमेंट और मटेरियल इज कंसर्न। ओके सर, सेटअप बिल्कुल ऐसा पुराना नहीं है, जैसे 2-3 माह हुए हैं। बट इफ यू सर्च सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी, जो कि मैं पिछले 2-3 साल से कराची में काम कर रहा हूँ, इससे पहले मैं लाहौर में था। तो ये थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है कि सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी की थोड़ी बहुत पीआर है, थोड़ी बहुत मेरी पीआर है। अब सवाल ये आ जाता है कि जो हमने कंसल्टेंट्स रखे हैं ना, दे आर वेल एक्सपीरियंस, वो हमारे साथ भले ही अभी जुड़े हैं, बट उनकी एक पर्सनल फेस वैल्यू है और वो बहुत अरसे से, जिस तरह कराची ऑटिज्म ग्रुप में भी काफी लोग एक्टिव हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और वैसे भी छोटी सी कम्युनिटी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहरहाल। तो वो काफी सीनियर्स हैं। जिस तरह सीनियर्स में हम बात करें तो हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 15 से 16 साल एक्सपीरियंस, स्पीच थेरेपी में भी 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस बंदा है, और प्लस में क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो 20 साल का। तो उनकी एक अपना क्लाइंटेज है, अपनी एक पीआर है, तो वो वर्क करे। तो हमने मिल के एक कंप्लीटली रिहैब सेंटर जो है वो खोला। अब हम आ जाते हैं वेल इक्विप्ड पे। तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू माय वीडियो में, आपको वीडियो भी जो है शेयर कर दूंगा। मीनवाइल मैं आपको कभी मोस्ट वेलकम इनवाइट भी करता हूँ और विजिट भी जो है वो करा दूंगा। वेल इक्विप्ड इस सेंस में है कि हमने ओटी पे जितना हमने पीट्स के ऊपर काम किया है ना, पीट्स डिपार्टमेंट को बनाने के लिए, मैं अगर एक एवरेजली कॉस्ट बता दूं तो हमने जितनी चीजें मिनिमम बजट में दरकार हैं वो हमने अवेलेबिलिटी कराई। इनफैक्ट मुझे भी उनके जो है वो नाम आ गए कि जितने भी स्विंग्स दरकार थे, जितने भी स्पीच थेरेपी के इक्विपमेंट दरकार थे, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने भी जो है वो उनको प्रोवाइड किया। बिकॉज व्हाट आई वांट, व्हाट बॉडी एक्सपर्ट सीएमटी वांट, टू प्रोवाइड द क्वालिटी। हमारा क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बाकी चीजों के ऊपर। तो इसीलिए हमने पीट्स के ऊपर, क्योंकि वो बच्चे हैं, बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। लेट्स सपोज अगर बड़े को हमने एक चीज दी, एक चीज ना दी, इट्स फाइन, लेकिन जो बच्चा है उसके लिए, और स्पेशली वो स्पेशल है, तो वो एक अलग से उनको हम कंसीडर करते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। राइट। अच्छा, व्यूअर्स आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। मैंने ब्रीफली तो बताया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज ये भी अगर हमारे साथ शेयर करें तो व्यूअर्स और ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। Most welcome, sir. Myself, Dr. Dilip Kumar, and by profession, I'm a clinical physiotherapist. I did my master in musculoskeletal from Lahore. Then I have 6 international certifications also. मेरी जो छोटी मोटी पहचान है, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी के नाम से, या फेसबुक पे भी मेरे कुछ फॉलोवर्स हैं। तो मेरी जो छोटी मोटी पहचान वो सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी से बनी। मैनुअल थेरेपी क्या है? एक मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स ज्यादातर पाकिस्तान में बहुत ही कम, मतलब इफ आई से आई एम द यंगेस्ट मैनुअल थेरेपिस्ट जो कि ट्रेन भी करता है। मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट को, और मेरा खुद का सेंटर भी, सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी चैनल भी है, प्लेटफॉर्म भी है। और मैंने एक बुक भी रिसेंटली 2022 में लॉन्च की थी, वो भी मैनुअल थेरेपी के ऊपर। और रिसेंटली मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ कि बच्चों में, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कामन सर, बच्चों में जो हैवी स्कूल बैग्स होते हैं और वो कैरी करते हैं, उनका उनकी स्पाइन के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये हमने उस रिसर्च में, और ये इंटरनेशनल एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैं अभी जो है वो काम कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैं इस यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे तकरीबन 2 से 3 साल हुए। बिफोर दैट आई वाज इन लाहौर। तो ये सर छोटी सी मेरी पहचान है। राइट। हम आपके यूट्यूब चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और दूसरा, हमने देखते रहते हैं आपके चैनल को और आपके पेज को, कि घूमते फिरते रहते हैं आप पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग के सिलसिले में। तो हम ये जो स्पेसिफिकली आपने बात की है उस पे भी हम सेशन करेंगे रिगार्डिंग बैग्स और पोस्चर और इस तरह की चीज़ों पे। इंशाल्लाह उस पे भी हम करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत से सेंटर्स या सेटअप्स जो हैं अपने यूनिक फीचर डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारा सेंटर का ये एक यूनिक फीचर है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपके सेटअप का, इस सेंटर का यूनिक फीचर क्या है, खुसूसियत क्या है जो दूसरों से आपको मुनफरिद करती है, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सर एक यूनिक फीचर है जो मैं पर्सनली लाइक भी करता हूँ और मैं इम्प्लीमेंट भी इसके ऊपर मैंने करवाया था। वो ये है कि यहाँ पे किसी के डोमेन में हम नहीं इंटरफेयर करते। लेट सपोज आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट, मैंने बहुत इंस्टीट्यूट, बहुत आउट ऑफ कराची की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे सिटीज में क्या होता है कि फिजिकल थेरेपी से ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी का काम चला रहा होता है। बट आई आई हैव नेवर डन इट। मैंने हमेशा कहा हुआ है कि भाई जो कंसल्टेंट है वो उसमें माहिर है, उसकी महारत को कंपेयर ना करें, इंटरफेयर ना करें। मेरी मेरी ये प्रायोरिटी रही है। तो एक यूनिक फीचर, मैं ये नहीं कहता कि बाकी गलत करते हैं, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ। तो एक तो ये है कि मैं किसी के डोमेन में नहीं घुसता। अगर स्पीच थेरेपी का काम है तो वो एक सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट करे। नंबर टू यूनिक फीचर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी कंसल्टेंट हमने रखे हैं उनकी अपनी एक फेस वैल्यू है और उनका एक अपना एक्सपीरियंस है और उनका एक नाम है मार्केट में। अगर आप उनको गूगल करते हो, सर्च करते हो, तो आपको पता चलेगा कि उनके काम अच्छे हैं। नंबर थ्री, जो जो मुझे सबसे ज्यादा यूनिक लगती है, अभी रिसेंटली हमने फीजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी की मैं बात करूं, तो हमने दो हर 15 दिन हमने एक फ्री सेशन रखा हुआ है फॉर द पेरेंट्स और फॉर द चिल्ड्रन जिनके स्पेशल चिल्ड्रन है। तो अगर कोई फैमिली आके मुझे ये कहती है कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकती या कर नहीं कर सकता लेकिन मेरे बेबी को नीड है, तो मैं पर्सनली अपने सेटअप से अपना परसेंटेज माफ करके उनका मैंने सेशन जो है वो रखवा है। मैं कहता हूँ कि उनकी, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी चीज ऐसी है जो एक दो सेशन की बात नहीं है। फिजियोथेरेपी तो फिर भी थोड़े बहुत में काम हो जाता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स नंबर ऑफ द सेशन, इट टेक्स मंथ, ईयर्स बेसिकली। तो उसमें मैं जो है वो लीनियंसी दे देता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से, क्योंकि क्लिफ्टन जैसे एरिया में जहाँ पे एलीट क्लास आती है और वहां पे हम इतने फीजिबल चार्जेस पे अगर बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक थोड़ी सी यूनिक है मेरे हिसाब से। राइट। अच्छा, आपने अपनी टीम का शुरू में भी थोड़ा जिक्र किया, तो मैं नाजरीन के लिए जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर एलेबोरेट करते हैं कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स आपके पास हैं। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ओटी का आपने नाम लिया, तो अगर आप दोबारा से सिर्फ उनके बता दें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं आपके पास, तो लोगों को आसानी होगी। ओके, मैं सर सर्विसेज के साथ साथ नाम बताता जाता हूँ, ठीक है। बाय प्रोफेशन मैं खुद फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ और मेरे पास 7 क्लिनिकल थेरेपिस्ट हैं। 4 जिसमें मेल है और 3 फीमेल है। ये हो गया फिजिकल थेरेपिस्ट। हमारे पास कैरोपैक्ट की सर्विस है, मैं खुद सर्टिफाइड भी हूँ उसी में, राइट। आफ्टर दैट वी हैव अ मैनुअल थेरेपी जिसमें हमारे पास डॉक्टर वकास है, मैं हूँ। फीमेल में हमारे पास स्पीच फिजिकल थेरेपी में डॉक्टर सुमल चंचल है जो कि पीएचडी कर रही हैं जियाउद्दीन से। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारे पास जो चिल्ड्रन के साथ डील करती हैं उसमें मिस फातिमा बतूल है जो कि काफी जो है वो कराची ऑटिज्म ग्रुप में भी है और उनका भी एक अपना नाम है। और सीनियर में हमारे पास मिस पूनम अनिल अनिल हैं जो कि डाउ में लेक्चरर भी हैं एंड शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ 15 to 20 years। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है मिस तैमीना खान जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं। आफ्टर दैट एडल्ट के साथ जो डील करती हैं साइकोलॉजी में मैम शाहताज हैं। मैम शाहताज, उनका भी 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर स्पीच थेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो मिस्टर अरीश हैं जो कि बिल्कुल यंग हैं और डेडिकेटेड और पैशनेट हैं जो कि जियाउद्दीन से ग्रेजुएट हैं। और उसके बाद मिस पूनम अनिल हैं, आल्सो पीएचडी में उन्होंने मास्टर किया हुआ स्पीच थेरेपी में। तो ये हमारे पास सर्विसेज हैं। और कौन सा सेंसरी इंटीग्रेशन में मिस फातिमा बतूल है। और ये सर्विसेज हम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, काफी डिटेल से, और आपको तो अजबर याद है नाम एंड अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, वो ये कि जब आप अपनी टीम में मेंबर ऐड कर रहे होते हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अलावा क्या चीज देखते हैं आप उनमें कि यार ये चीज हो तो ये बंदा हमें चाहिए या बंदी हमें रखना चाहिए? सर आप समझ लें कि ये सवाल आपने मेरा पूछ लिया कि आपने मुझे कैसे, मैं कहने वाला था कि आपने मुझे कैसे इंटरव्यू के लिए चूज किया। जाहिर सी बात है कुछ देखा होगा बहरहाल। तो सर मेरे जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, एक तो ये कि जिस तरह मैंने सीएमटी का इंट्रोड्यूस किया, इसका बुनियाद 2019 में मैंने लाहौर से डाला था सीएमटी का। फिर मैं इत्तेफाक से पंजाब से यहाँ सिंध आ गया, कराची आया। तो फिर मैंने, अब जो मेन चीज है, जितने भी ये हैं इनके साथ मेरा एक पुराना इंटरेक्शन है। मतलब ये डायरेक्टली मेरे एम्प्लॉय नहीं बने। अब डायरेक्टली, अब जैसे मिस फातिमा बतूल है, शी इज वन ऑफ माई कह लें कि स्टूडेंट। तो 2020 में ये मेरा एक प्रोग्राम अटेंड कर रही थी और वो वहां से मुझे फील हुआ कि ये काफी अच्छी लर्नर है।
और ये कितनी डेडिकेटेड है अपनी फील्ड के हवाले से, और वो मुझे भी बताती थी कि सर हमारी ये, तो शी वाज रिप्रेजेंटिंग इन माय वर्कशॉप, मेरा मैनुअल थेरेपी के वर्कशॉप में वो मुझे प्रेजेंट करिए कि सर मेरी सर्विसेज क्या क्या है। तो वो एक मुझे डेडिकेशन दिखी उस बच्ची में कि वो किस तरह अपनी एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद सर हम डिफरेंट से बात करूं, मैम जिस तरह मैम शाहताज है, उन्होंने हमसे, वो एक इनडायरेक्टली किसी एनजीओ के थ्रू हमसे कांटेक्ट में आई थी, और उसने क्लियर कट कहा था कि वी नीड अ स्पेस, हमें स्पेस चाहिए। तो वो लॉन्ग वे फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, और वहां से वो आई और उसने सेशन कंडक्ट किया, और उनका मैंने जब एक्सपीरियंस देखा। फिर दूसरी चीज मैं लेता हूँ सर पेशेंट से फीडबैक, चाहे वो मुझसे कितना सीनियर हो या मैं कितना जूनियर हो। तो पेशेंट से फीडबैक लेना कंपलसरी होता है, बीइंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं यहाँ पे लीड कर रहा हूँ, तो मैं पेशेंट के फीडबैक बड़ा मैटर करता है। और तीसरी चीज लास्टली जो मैंने इनमें देखी थी, पंक्चुअलिटी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, इनकी जो पंक्चुअलिटी है ना, वो टाइमिंग बड़ी, मैं भी कभी ऑन एंड ऑफ 15-20 मिनट लेट हो जाता हूँ, बट वो लेट नहीं होते। तो ये भी चीज मैंने इनमें एक डेडिकेशन चेक की। और फिर जब थ्रू आउट आई वॉज गोइंग थ्रू अ सीवी, तो सीवी के बाद मैंने इनके सोशल अकाउंट चेक किए। सोशल अकाउंट्स में इनके मैंने फिर अल्टीमेटली वही कमेंट्स चेक किए, फॉलोवर्स चेक किए कि कहाँ कहाँ किन जगहों पे ये काम कर रहा है। अब जैसे कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी काजम ट्रस्ट में काम कर रहे थे, तो मैंने वहां से जो है वो फीडबैक लिया था। एक स्पीच थेरेपी की अगर मैं बात करूं, उसका मैंने किसी रेफरेंस सोर्स के थ्रू उनको मैंने रखा था, क्योंकि उनकी एक मतलब कमिटमेंट थी कि यार ये बंदा अच्छा है, इसको आप रख लो। बाकी जितने भी सर्विसेज हैं, आप समझ लें कि मैं पर्सनली उनकी गारंटी देता हूँ कि अगर उनकी तरफ से कोई भी नेगेटिव फीडबैक आता है, तो आई एम ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर माई टीम। राइट। अच्छा, हमने ये देखा है कि इस फील्ड में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी रेगुलर ट्रेनिंग और एजुकेशनल अपडेट की भी वक्तन फवक्तन जरूरत पड़ती रहती है। तो अभी आपने सेटअप शुरू किया है, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, कुछ नए एक आध नए लोग भी हैं। तो आपका क्या तरीकाकार होगा कि उनकी रेगुलर ट्रेनिंग अपडेट्स और नई नई टेक्निक्स जो आती रहती हैं या प्रैक्टिसेस आती रहती हैं, उन पे किस तरह लेके चलने का इरादा है आपका? सर उस पर अब ये है कि मैंने रिसेंटली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारा बॉडी एक्सपर्ट एक क्वेटा में भी है। तो हमने वहां पे रखा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हम वहां पे ट्रेनिंग कराते हैं, ताकि वो वहाँ के जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो ट्रेंड हो सके। लेकिन हमारी टीम की ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो जिस तरह हमारे डिफरेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने रजिस्टर्ड बिहेवियर थेरेपी का भी कोर्स किया हुआ, आरबीटी का भी किया हुआ, और वो इंटरनेशनल 40-40 आवर्स का कोर्स है। और वो मुझे बता रही थी मीनवाइल की सर हम इसको अटेंड करते हैं। जिस तरह मैम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास एक इंटरनेशनल डिग्री है, तो मैं सिर्फ उनको ये प्रोवाइड करता हूँ कि अगर कोई इंटरनेशनल लर्निंग के तौर पे अगर आपके पास कोर्स है जो आप अटेंड करना चाहते हो, एंड अगर आपको लगे कि मैं सर ये आपके प्लेटफॉर्म से कर रही हूँ, तो मैं उसकी कॉस्ट 50% मैं पे करूंगा, 50% आप करें। लेकिन मुझे उसके लर्निंग के रिजल्ट चाहिए ऑन द पेशेंट। मैं ये नहीं सुनूंगा कि भाई मैं ठीक है डिग्री अटेंड करके आ गया या आ गई, और अब जो है वो आई विल पे यू 50%, बट मुझे जब उसके रिजल्ट्स दिखेंगे, लाइक अगर आप कोई, अब जैसे एक सेंसरी इंटीग्रेशन की अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेरे पास है, शी सेड कि मैं सेंसरी इंटीग्रेशन में सर्टिफाइड हूँ और उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब मेरे लिए तो एक नई चीज है यार, व्हाट इज दिस। पहले मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ऊपर खर्चा किया, अब आप कह रहे हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन, इसके रिजल्ट्स हैं। यस सर, इसके बिल्कुल रिजल्ट्स हैं। मैंने कहा शो मी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2 लाख का ऑक्यूपेशन सेंसरी इंटीग्रेशन का सेटअप बनाया हुआ है इधर ही, और उसके ऊपर मैंने खर्चा किया। फिर उसके ऊपर वो म्यूजिक वाले जो है वो शॉवर आते हैं और नियॉन लाइट्स आती थी सेंसर इंटीग्रेशन में। बट जब मैंने क्लाइंट्स के ऊपर रिजल्ट देखे ना, मैंने पहले पैसे साइड पे किए, मैंने कहा बच्चे को अगर रिजल्ट मिल गए तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो मुझसे जितना हो सके मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि एक न्यूली सेटअप है सर। आप कितना इमेजिन करते हैं कि मैं जितना मुझे मेरे पॉकेट में होगा मैं उतना ही खर्चा करूंगा, बट इन शॉर्ट अगर रिजल्ट मिलते हैं और मैं उसको जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ। राइट। अच्छा, खर्चे की बात हुई तो हम पेरेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि जो सेशन कोई कॉस्टिंग या फीस स्ट्रक्चर आपका क्या है, जो एक नॉर्मल फीस जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि आपने बताया कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके साथ आप कुछ डिस्काउंट कर लें, पैकेज कह लें, या कुछ कोऑपरेशन करते हैं। तो वैसे एक आइडिया के लिए क्या सेशन कॉस्ट होती है, कुछ आइडिया बता सकेंगे? श्योर सर। सर फीस ये है कि थोड़ी सी वेरिएबल है। अगर हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट कोई आ जाता है बिना किसी रेफरेंस के, लेट सपोज, तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो सीनियोरिटी पे डिपेंड कर रहा है। नॉर्मली ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो सेशन है 45 मिनट्स का, वी चार्ज 4,000 फॉर दैट, राइट, जो कंसल्टेंट चार्ज करता है। बिहेवियर थेरेपी 4,000, 45 मिनट का सेशन होता है। और स्पीच थेरेपी 2,500 से लेके 3,000 तक है।
अब ये नॉर्मली सर्विसेज हैं। इनकी सेंसरी इंटीग्रेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ही पार्ट है, उसके हम ज्यादा इतना चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर कोई, और जो फिजिकल थेरेपी है उसके 2000 है, और कायरोप्रैक्ट के 4000 5000, वो भी वेरिएबल है। अब सवाल सिर्फ ये है कि अगर कोई फैमिली ऐसी है जो कि इनरोल्ड होना चाहती है, तो यही 4000 जो हम पर सेशन एक दिन के चार्ज कर रहे हैं, अगर वो इनरोल्ड हो जाती है तो वो लमसम करके 3000 तक आ जाता है। अगर वो इनरोल्ड होता है इन 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 फॉर्म ऑफ पैकेज, हफ्ते का बना लिया, 10 दिन का बना लिया, या 15 दिन का, जिस तरह सीपी और आर्टिस्टिक बच्चे होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी फैमिली है जो बिल्कुल कहती है कि भाई मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार आ सकती हूँ और मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, तो सर मेरी तरफ से पर्सनली उनको 50% का डिस्काउंट है। इट मीन्स 4000 वाला जो सेशन है उसको राउंड अबाउट 2000 तक पड़ जाएगा। और वो मेरा हेडेक है कि मैं कंसल्टेंट को कितना देता हूँ या मैं अपने चार्ज कितना करता हूँ, तो मैं उनके लिए 50%। लेकिन उसके लिए सर एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन नीडेड होती है, लाइक हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बाद मतलब ये भी होता है ना कि मेरा इंटरव्यू देख लिया कि सर तो 50% पैकेज दे रहे हैं और वो फैमिली आ गई, लेट सपोज। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप हैं, आप कहते हैं कि नहीं इस फैमिली को मैं पर्सनली जानता हूँ, कराची ऑटिज्म ग्रुप में एक फैमिली है वो कहते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, देन आई कैन प्रिफर। तो सर पैकेज जो है वो थोड़ा सा वेरिएबल, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 2023 में अगर हम बैठे हुए हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 4000 चार्जेस अगर हम कर रहे हैं तो फिर वो कुछ ज्यादा ही है। लेकिन पैकेज के फॉर्म में और पर्सनल पहचान हो अगर किसी की, उस रेफरल के फॉर्म में हम उसको डिस्काउंट भी दे राइट। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, टीम मेंबर्स, इसमें जो खासतौर पे हम ये ऑटिज्म और इस तरह की जब डेवलपमेंटल डिलेस बच्चों की बात कर रहे होते हैं, तो इनके पेरेंट्स की ट्रेनिंग या उनकी गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, पेरेंट्स अक्सर कह रहे होते हैं कि हमें ऑब्जर्वेशन करने दें, उस सेशन को ऑब्जर्व करने दें। तो इन दोनों चीजों को कैसे लेके चलते हैं? सर उसमें दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अभी जो 10 क्लाइंट्स हमारे पास चल रहे हैं, उनके जब पेरेंट्स आते हैं तो जो कंसल्टेंट है वो सेशन में उसको इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे। वो कहता है आप सेशन से थोड़ा बाहर रहें, जब सेशन हो जाएंगे स्पेसिफिक 5 6 7, क्योंकि उनकी फाइलिंग होती है बेसिकली, तो हम उसकी फाइलिंग कर रहे होते हैं। नंबर 2 ये होता है कि फिर पेरेंट्स के लिए एक लिमिटेड एक स्पेसिफिक स्लॉट होता है कि भाई 7 सेशन के बाद यू कैन डू अ मीटिंग विद द कंसल्टेंट। सेम फॉर द साइकोलॉजी, सेम फॉर द बिहेवियरल थेरेपी। अभी जैसे रिसेंटली मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 15वें या 16वें रोज है, तो मैंने एक फ्री पेरेंटल रखा था। तो उसमें 4 क्लाइंट्स ऐसे थे जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी हमारे पास बच्चों बेबी को भेज रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस पेरेंट्स उस मीटिंग सेमिनार में उन कंसल्टेंट के साथ मीटिंग की, अपने पेशेंट पेरेंट्स का। और कुछ पेरेंट्स, एक दो पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं लेकिन उनकी बेबी, उनके बच्चे यहाँ पे, तो उनकी जो केयर टेकर है वो आती है। तो उस मीनवाइल क्या होता है कि वो जो एक हफ्ते का सेशन जो हमने पेरेंट्स के साथ करना होता है, वो हम टेलीथेरेपी के थ्रू ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है उनकी भी मजबूरी है कि वो बाहर रहते हैं। तो सर कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने रूल बनाया है कि हफ्ते में एक मीटिंग पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए अगर कोई अप डाउन है। मिसाल के तौर पे स्पीच थेरेपी ने कहा है कि मुझे हर तीसरे दिन मीटिंग करनी है। बिहेवियर थेरेपिस्ट कहता है कि मुझे तो ये कंसल्टेंट का डोमेन है, अगर वो अच्छा कोई ये भी कंसल्टेंट कहे कि मुझे रोज मीटिंग करनी है पेरेंट्स के साथ, लेट सपोज, तो वो उसका मसला है। तो हमने बस इस तरह के रूल बनाया हुआ है, कोई मतलब फास्ट रूल नहीं है सच। लेकिन ये है कि मीटिंग यूजुअली अगर मैं शॉर्ट करूं तो हफ्ते में एक मीटिंग पेरेंट्स के साथ कंपलसरी है। राइट। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें अपने व्यूअर्स के लिए मशवरा, एडवाइस, कि जब पेरेंट्स या केयर टेकर्स अपने बच्चों के लिए, चैलेंज्ड बच्चों के लिए किसी भी सेटअप या सेंटर को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हों, डिसाइड करना चाहते हों कि मुझे इस सेंटर में जाना चाहिए, तो उनको किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए और उसकी बेस पे डिसाइड करना चाहिए? सर मेरे ख्याल से ज्यादातर जो हमारे पास रेफरल आ रहा होता है वो इस तरह होता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये कंसल्टेंट अच्छा है। मुझे लगता है पेरेंट्स को एक चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस तरह मेरे पास 2 क्लाइंट्स हैं जिनके पेरेंट्स बच्चे भेज देते हैं और उनके साथ अपनी केयर टेकर होती है, तो नो डाउट सेशन तो ओवरऑल अच्छा चल रहा होता है। पेरेंट्स को भी इस तरह की अप्रोच करनी चाहिए खुद से कि वी नीड ए मीटिंग विद ए कंसल्टेंट। नंबर 2, जिस थेरेपिस्ट को भी कंसल्टेंट को वो भेजते हैं, मिसाल के तौर पे थोड़ा सा उसका फीडबैक दर्ज कर लिया। सिर्फ बॉडी एक्सपर्ट सीएमटी का नहीं, ओवरऑल किसी भी, जहां पे भी आप रिहैब सर्विसेज में, थोड़ा सा रिहैब सर्विसेज को जाके खुद देख लिया कि ये किस तरह वर्क करता है। और जो कंसल्टेंट हमारे बच्चे के साथ डील करता है वो अल्लाह ना करे मैं क्या एक छोटा सा केस डिस्कस करूंगा सर। एक सीनियर साइकाट्रिस्ट थी जिनका जमजमा पे जो है वो सेटअप है।
उसने कहा था उसके पास एक बेबी आया, और बेबी का केस था स्पीच थेरेपी का। कैसे? 8 से 10 साल, वैसे ये कॉन्फिडेंशियल होता है, मैं वैसे ही शेयर कर रहा हूँ इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो 8 से 10 साल वो बेबी बात करती थी, करती थी, करती थी, ठीक है। बाबा था या बेबी था। 8-10 साल के बाद उसने पूरी तौर पे बात करना छोड़ दी। तो उनके पेरेंट्स ने समझा कि शायद इसको स्पीच थेरेपी की नीड है। तो वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास एक बड़ा एलिट क्लास है स्पीच थेरेपिस्ट का बाकायदा ना। तो उसके पास वो लेके आए। उसने कहा कि ठीक है ये मेरा केस तो है, लेकिन पहले मैं उसकी हिस्ट्री डिटेक्ट कर दूंगा। सर आप यकीन नहीं करेंगे, उसने ये डिटेक्ट करके बता दिया, मतलब उसने पूरी कंसल्टेशन की, उसका पूरा ट्रीटमेंट वगैरह, ट्रीटमेंट से पहले एग्जामिनेशन वगैरह किया, उसने लास्टली ये बताया कि ये स्पीच थेरेपी का केस नहीं है, ये प्योरली प्योरली काउंसलिंग का केस है, जिसमें बेबी किसी शॉक में है। ये बेबी किसी शॉक में है, और वो शॉक कैसे आया ये उसके पेरेंट्स ज्यादा बता सकते हैं। फिर मीटिंग की उनके पेरेंट्स के साथ जो कि बाहर रहते थे, फिर आए थे, कुछ इस तरह करके सीन हुआ। फिर उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग हुई तो हिस्ट्री में पता चला कि वाकई ही इसको किसी चीज का सदमा है। मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा सदमा किस चीज का है, बट वो उसको सदमा था। इन शॉर्ट, अब माशाल्लाह से मैं अप्रिशिएट करूंगा स्पीच थेरेपिस्ट को, जिसने ये हम्म। आइडेंट आवर वो सेशन कंटिन्यू रख सकता था, उसको क्या मसला है, वो पैसे लेता और वो चार्ज करता। तो सर मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स को ये चीजें जरूर देखनी चाहिए कि जिन कंसल्टेंट के पास वो भेज रहे हैं, आया वो एलिजिबल हैं, लायबल हैं, और क्या वो सिर्फ मनी, जो पैसे तो नहीं ले रहे सिर्फ इस तरह करके। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ये चीजें देखनी चाहिए कि इस 2023 के महंगाई के दौर में कोई फीजिबिलिटी, नंबर वन, नंबर टू क्वालिटी क्या दे रहे हैं वो, नंबर थ्री टाइमिंग, और नंबर फोर फीडबैक जरूर लेना चाहिए कि यार क्या बच्चा अंदर गया तो अंदर उसके साथ क्या हो रहा है, पेरेंट्स तो अलो नहीं कर रहे अपना, मिसाल के तौर पे। तो आई वुड सजेस्ट कि इन 3-4 चीजों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। राइट। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप देखते हैं कि हमारे माशरे में इन डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जो कि बहुत सी जगहों पे ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स अब तो obsolete हो चुके हैं, यूज ही नहीं होते हैं। और उसकी जगह बहुत से नए टर्म्स, न्यूरो डाइवर्जेंट और पहले माजूर बच्चे या मेंटली रिटार्डेड और इस तरह के वर्ड्स यूज होते थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नए नए सॉफ्ट वर्ड्स आ गए हैं, इनके इस्तेमाल से बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे फर्क भी पड़ता है कि नहीं? सर बड़ा फर्क पड़ता है। मैं तो सर इनको स्पेशल चाइल्ड कहता हूँ, क्योंकि ये सर एक खुदा का निजाम है। जब खुदा किसी को एक डिसेबिलिटी देता है, लेट सपोज, तो उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर दे देता है जो आम इंसानों से बहुत हजार गुना बेहतर होती है। तो मतलब एक डिसेबिलिटी दे दी, तो एक एक ऐसी नेमत दे दी, तो मेरे ख्याल से वो हमसे स्पेशल है। तो इस पे जरूर असर पड़ता। लेट सपोज अगर मुझे कोई बार बार टॉन्ट करे किसी भी नाम से, लेट सपोज इफ आई एम डिसेबल, लेट सपोज, तो मुझे भी बुरा फील होगा। मेंटल हेल्थ बड़ा रोल प्ले करती है, काउंसलिंग एक बड़ा रोल प्ले करती है। मैं आपको सिंपल सा सर एक कहूंगा, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। अगर हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि अगर किसी चीज से हम फेस कर रहे हैं, तो हम अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का सोचेंगे तो लोग कहेंगे भाई तुम पागल हो जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। भाई पागल ही बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास थोड़ी ना जाता है। एक अगर किसी चीज से डर है, मुझे किसी चीज का फेयर, लोगों को पानी का डर होता है, लोग हाइड्रोफोबिया होता है, लोगों को किसी चीज का डर होता है, तो वो साइकोलॉजी से ही थेरेपी का सेशन लेंगे ना। तो सर ये जो नेमिंग है, वैसे भी नाम किसी का नहीं बिगाड़ना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के जो वर्ड्स है अगर ना यूज करें तो बेहतर है। और अगर हम पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं, स्पेशल चाइल्ड, लेट सपोज, ये सर बड़ा रोल प्ले करता है। सर लास्ट में मैं आपको एक सर्विस दूंगा, फिर हम इसको मीटिंग को एंड करते हैं। कि चलो सर आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें, फिर मैं बताता अच्छा। अच्छा, मेरा एक, वी आर एट द ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इंटरव्यू। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये कि आप क्या समझते हैं कि इस रिहैब फील्ड की बेहतरी के लिए हमें मुस्तकबिल में किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? या इसको अगर दूसरी तरफ मैं दूसरी तरह सवाल पूछूं तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं रिहैब सेंटर्स के सारे, उनमें किस चीज की कमी आपको नजर आती है जिस पे काम करने की काफी जरूरत है? जैसे भी आप इस क्वेश्चन को ले लें। सर मैं अगेन उनके डोमेन पे तो नहीं घुसूंगा, लेकिन सर बेहतरी के लिए मैं एक आपको आसान, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे पास पूरा रिहैब सेंटर कंप्लीट टीम है। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू इस मैसेज ये दूंगा कि अगर किसी स्कूल में कोई प्रोग्राम करना है फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, माई टीम इज रेडी फॉर दैट। अगर किसी स्कूल में कोई छोटा सा अवेयरनेस वर्कशॉप करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको लगता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, आई एम रेडी फॉर दैट। अगर आपको कहीं पे लगता है कि मुझे लीड है और नॉर्मली वहां पे एक पोस्टल असेसमेंट किसी कंपनी में करानी है, किसी बच्चों के स्कूल्स में कराना है, मेरी टीम
अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो माय टीम इज ऑलवेज रेडी, लेकिन एक प्योर प्रपोजल देते हो आप 10-15 दिन पहले, ताकि हम मेंटली उसको प्रिपरेशन कर सके, और ज्यादा आने जाने का एक्सपेंसेस ही हो गया वो भी हम अफोर्ड कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं कि सर ट्रेन कैसे किया जाए। तो सर अवेयरनेस इस तरह आती है, अवेयरनेस जैसा ये वेबिनार, ये भी एक फॉर्म ऑफ अवेयरनेस है। वेबिनार हो गया या यूट्यूब चैनल्स हो गए। तो सर इन सर्विसेज के ऊपर, इंटीरियर के ऊपर बहुत कम काम है। मुझे इंटीरियर से, मैं 2019 सफर में था, मुझे स्टिल इंटीरियर से मैसेजेस या कॉल्स आती है कि सर वहां पे रिएफ सेंटर इस तरह का क्यों नहीं खोलते। मैं आपको हैदराबाद का मिसाल दूं, मेरी खुद की ग्रेजुएशन है वहां से। वहां पे आज भी एक या कुछ ही चंद स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वर्क करें, क्योंकि वहां पे लोग नहीं है। तो सर इनकी अवेयरनेस के लिए मैं ये कहूंगा कि जब जब लोगों को टाइम मिले, आप मैक्सिमम इसकी अवेयरनेस किस तरह कर सकते हैं कि ये जो वेबिनार हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गए, सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए, और उससे भी आसान लफ्जों में सर हम इन चीजों को डिनाई करते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये बेबी स्पेशल है कि नहीं है, हमें डिफरेंट कैंप या सेमिनार से पता चलता है। तो जितने भी स्कूल्स हैं प्राइमरी आपके डोमेन में है, आपकी रेंज में, उनकी सिर्फ असेसमेंट और एग्जामिनेशन के तौर पे वहां पे प्रोग्राम कंडक्ट करवा दे। और अगर आपको लगे कि हमें डिफरेंट कंसल्टेंट कहाँ से मिलेंगे, सर आई विल गिव यू ऑल द कंसल्टेंट। मैं आपको सारे कंसल्टेंट दूंगा। और अगर कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी किस्म का वर्कशॉप या किसी भी किस्म का वेबिनार कराना चाहते हैं, डू लेट मी नो व्हाट आई कैन डू। और बाकी रही बात बेहतरी की, तो मैं यही कहूंगा कि वो अपनी सर्विसेज में ईमानदारी दिखाएं, क्योंकि रिजिक और इज्जत रब के हाथ में होता है, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अपनी सिर्फ वो ऑनेस्टी करें अपनी फील्ड के साथ, और फिर इज्जत तो वो देने वाला दे देगा उसको खुद ही। राइट। सो इसी क्वेश्चन, उसी सजेशंस और एडवाइस और मशवरे के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। दिलीप कुमार साहब, आपका हम दोबारा शुक्रिया अदा करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपसे मिली है ये हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड अगेन। और इस रमजान के माह में अगर हमने आपने ये स्टेप उठाया है, और वैसे भी आपकी जो लिटिल प्योर साउल है उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी अपने काम में जो है वो एक्टिव रहें और खुश रहें, और अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है सर, थैंक यू सो राइट। मच फॉर और इनवाइटिंग। इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।